या कल तुम जल्दी चले गए, तुम्हारी क्लास भी नहीं थी, आराम से 1 घंटे ज्यादा पढ़ सकते थे। हाँ, थक गए फालतू यूं ही। आज कैसे, अब तो क्लास है ना खान सर की आगे, कल छुट्टी थी। ये तो हो गया था सारे, ये रह गया था एक, है ना। चलो इसको कर लो पहले। ये परसों की क्लास का एक रहा हुआ है ना, सब निपटाओ, पेंडिंग वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, फटाफट करो। अब बिल्कुल शांत रहो, पढ़ो, काफी सारी बातें सीखनी है ना, थोड़ा फोकस करो। अच्छे से पढ़ोगे मन खुश करके ना, काफी बातें बढ़िया सीख जाओगे। और अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आएगा स्टेशनरी वेव, आज शुरू कर दूंगा। फिर वो ओवरटोन, फंडामेंटल, ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन, यहाँ से सवाल आता ही आता है। और यहाँ से कम हमें ना 70-80 सवाल करने हैं घर पर क्लास में लगकर। 5-10 सवाल से मजा नहीं आएगा, कम से कम 60-70 सवाल स्टेशनरी वेव पर, क्योंकि उसमें से सवाल फंसना ही है। क्योंकि डॉपलर खत्म हो गया, सोचो डॉपलर खत्म हो गया तो यहाँ आने की प्राथमिकता और बढ़ गई ना भाई, डॉपलर खत्म हो गया, नहीं तो डॉपलर से आता था सवाल। तो थोड़ा सा फोकस करना स्टेशनरी वेव पर, क्योंकि स्टेशनरी वेव के होते ही तो चैप्टर टाटा बाय बाय है, उसके बाद केवल बीट्स बचेगा 1 घंटे का। चलो, अब जैसी वेलोसिटी और साउंड आया, मुझे रटा हुआ नहीं चाहिए, मैं तो साउंड आते ही, तो मुझे साउंड की वेलोसिटी याद है, √ऑफ गामा आर टी बाय, परंतु मिक्सचर है तो गामा मिक्सचर और मोलर मास भी मिक्सचर का। अब मोलर मास मिक्सचर, तो ये तो मैं याद कर लेता हूं, एकेएम सर को फिजिकल केमिस्ट्री, फॉर्मूला होता है N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2, याद करो मोलर मास। और गामा मिक्स के लिए सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स, सीपी मिक्स N1 CP1 N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 CV1 N2 CV2 N1 प्लस N2। तो गामा मिक्स N1 CP1 N2 CP2 अपॉन N1 CV1 N2 CV2। अब सारी गैसों का एक बार पोस्टमार्टम कर लो। पहली गैस कौन है, हीलियम। भाइयों हीलियम है तो मोनो, तो मोनो का सीपी 5R/2 और CV 3R/2। दूसरी गैस O2, O2 के नंबर ऑफ मोल भी 1 है और डाई एटमिक है, तो डाई का कितना होता है 7, देख लो टेबल बना दी मैंने। और मोलर मास ही सोच लो, हीलियम का कितना, हीलियम का 4 ग्राम और O2 का 32। सिर्फ डेटा डेटा रखना है, फिजिक्स पूरी लिख दी है, फिजिक्स पूरी लिख दी है। सवाल थर्मो भी आ गया, साउंड भी आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री का मोलर मास भी आ गया। लेंदी सवाल है, संभावना कम आती है, पर क्या ये सब किताबों में सब स्टैंडर्ड सवाल इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो अपन को आना चाहिए। परीक्षा में आना नहीं आना के साथ क्या बंदिशें और भी होती हैं, क्योंकि समय कम होता है, उस टाइम फ्रेम में सॉल्व होना पड़ता है, एग्जामिनर को प्रश्न बनाते समय बहुत कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हल घर पे कर लेना, ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स लिख लो, फॉर्मुलेशन लिख लो, हल घर पे कर लेना, इसने कर भी रखा है। मोलर मास आ रहा है 18 और ये आ रहा है आपका 3/2, ये आ रहा है 18 ग्राम।
और ये आ रहा है 3/2। तापमान केल्विन में, बस सब मिल गया अब तो। गामा आर टी बाय एम 18 ग्राम है, ग्राम में नहीं रखते, केजी में, याद करो, केजी में रखा जाता है क्योंकि सारी चीज एसआई में होगी। सारी चीज एसआई में। इस वाले लेक्चर का बताओ, ये लास्ट था क्या? अब दूसरी फाइल खोल लें, देख लो सब, एक बार नोट कर लो। मोलर मास 18 आ रहा है क्या? सॉल्व किया किसी ने? ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करना, क्योंकि फॉर्मूले में सारी चीज एसआई में है, और एसआई में मास केजी में होता है ना। और गामा 3/2 आ रहा है, देख लो। चलो अब खोलते हैं कल वाली फाइल। ये कब वाली थी? परसों की थी क्या? ठीक है, इसको डेट डालनी चाहिए, फाइल में डेट नहीं आती। ये नहीं होगा, करना है, ठीक। प्रश्न की जगह छोड़ दो, घर पे लिख सकते हो, समय बचाओ। तेज लिखते हो तो लिख लो, धीरे लिखते हो समय बचाओ, अटेम्प्ट करो। फाइल है, अवेलेबल है, वहां पे डाउनलोड हो जाती है। आप प्रश्न घर से भी लिख सकते हैं। समय बचाना अपन के ऊपर है, ज्यादा प्रश्न हल हो जाते हैं। क्लास में ऐसे अपन समय खराब नहीं करते, डॉट क्लास शुरू करते हैं, तो अपन समय बचा लेंगे तो 10 सवाल ज्यादा कर लोगे। 100 सवाल हो जाते हैं अपने इस चक्कर में। अभी मैंने आपको कहा था हर लेक्चर में मैं 2-3 सवाल पुराने लाऊंगा। तो फेज डिफरेंस, अब तेरे फेज डिफरेंस आते चमकना चाहिए, तो फिर तू पढ़ाई कर रहा है। 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये चमकना चाहिए, है हूं नहीं चाहिए, आना ही है बस। है हूं नहीं चाहिए होता। पढ़ाई इस लेवल की करो कि सटीक याद आए डिफरेंस। हाँ गुप्ता सर, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब बता, डेल्टा फाई के लिए क्या क्या चाहिए? सर एक तो लैम्डा चाहिए और एक डेल एक्स चाहिए। लैम्डा के लिए उसने वेलोसिटी दे दी और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दे दिया। तो बता, एक फॉर्मूला होता है v बराबर एफ लैम्डा, याद करो। और f की जगह लिख सकता हूं 1/, टाइम पीरियड। देख लो, इतना सोचो। वेलोसिटी कितनी? 300। टाइम पीरियड बोल 0.05 गुणा लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया? 3×5 = 15, 15 मीटर। अब पाथ डिफरेंस आते ही दिमाग में वो चमकना चाहिए। राम चला 10, श्याम चला 15, पाथ डिफरेंस 5। ये देसी एग्जांपल है, ये हमेशा चमकना चाहिए। राम और श्याम के बीच की दूरी तो बोल रहा है 2.1 है, 10 पर 1 है, 15 पे, तो पाथ डिफरेंस 5। तो 2 पाई/लैम्डा 15 और पाथ डिफरेंस 5। तो 2 पाई 15 इंटू 5, 5 का पहाड़ा 2 पाई/3 आएगा भाइयों, 120 डिग्री। देख लो तसल्ली से। आज सवाल करने हैं 15, 20, 25, 3-4 दिन ज्यादा प्रश्न करने हैं, तब बेव
कमांड होगा वेव का। एक दिन कराऊंगा सारे सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, सारे सारे, क्योंकि ऐसा कैसा सवाल आ जाता है बिल्कुल। डेटा अगर आसान होगा तो डेटा वही आ जाता है, और डेटा एनसीईआरटी में थोड़े से कठिन होते हैं, रियलिस्टिक डेटा होते हैं, तो डेटा को हल्का से चेंज कर देता है। और लैंग्वेज ऐसी की ऐसी आती है। तो एक दिन अपन 1-1.5 घंटा क्या करेंगे, एनसीईआरटी पे काम करेंगे पूरा। चलो अब सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, याद होना चाहिए, जबकि लाइट वेव क्या है, ट्रांसवर्स। जानकारी का सवाल आ जाता है। यही आ गया, वाटर वेंचुर किस प्रिंसिपल पर आधारित है, इस साल का सवाल है। 5-6 सवाल थ्योरेटिकल होते हैं। साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, लाइट वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो सब में होता है, पर पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, जबकि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। बेसिक जानकारी आनी चाहिए। अगला लिखिए, ये अच्छा सवाल है, चित्र बना लो, ऑप्शन मत लिखना। बहुत प्यारा सवाल बनाया है, और दोनों बातें बहुत मस्त हैं। फेज वाली बात भी बढ़िया है, स्पीड वाली बात भी बढ़िया है। ऑप्शन पढ़ लो, दमदार सवाल है, स्टार लगा लो, बढ़िया बातें सीख जाओगे। पीछे बैठ जा, बात करनी तुझे। हाँ, अब कौन सा बिंदु आगे जाएगा पीछे जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आगे धक्का मार दो। धक्के ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है, ऐसे नहीं, तमीज वाला। ये वाला बिंदु आगे, एक्सट्रीम वाला भी आगे, ये वाला आगे, इस वाले को आगे, इसको आगे, हर बिंदु को आगे आगे ले जाओ, कहीं बढ़िया कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप खुद देखना, अच्छा सर यहाँ तो है ही नहीं, तो इसको कहाँ बढ़ाओगे, पीछे। अब बताओ, ए इधर था इधर आ गया, कहाँ गया, नीचे। बी वाला बताओ, इधर था इधर आ गया, तो बी इज मूविंग अपवर्ड्स, ए इज मूविंग। सर मेरे तो ये समझ में नहीं आता। बेटा स्लोप से कर ले, स्लोप कर ले, अपने क्या है वो भी याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वेव वीपी बराबर माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाय डेल एक्स, आना सब चाहिए। ये फॉर्मूला भी जरूरत होती है, याद करो एक सवाल करा था, वो 30 डिग्री दे रखा था, वो इसी से सॉल्व हो सकता है। वो वेव को आगे पीछे कहाँ शिफ्ट करोगे, वेव थी नहीं उसमें, तो उसमें तो सीधा एंगल याद होना, मतलब याद होगा तभी काम होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो ए है, ए पर बताओ स्लोप, टक 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 टक, ए पे स्लोप पॉजिटिव, तो ए पर स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। और वीपी बराबर, वेव कहाँ जा रही है, आगे, स्लोप भी पॉजिटिव, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस का मतलब कहाँ, डाउनवर्ड्स। दोनों से करिए।
फेज का मैंने आपको 3-4 बार बताया, मैंने गिनती शुरू करी 1 2 3 4, कुछ समय बाद ये शुरू करेगा, मैं तो 80-90 पे पहुंच जाऊंगा, वो वाला तो अब गिनती शुरू करेगा 1 2 3, तो मैं तो बहुत आगे निकल गया, जब वो तो फेज में पीछे है। गिनती ना सुनकर सही फिजिक्स सुन लो, मैं तो ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा हूं, तो मेरा फेज तो बढ़ रहा है 0 से 90, 180, 270, 360, 720, 1080, जबकि आधे घंटे दूर जो पार्टिकल है वो तो अब बोलना शुरू करेगा, तो उसका फेज पीछे है, इसका फेज आगे है। वेव की दिशा में चलने पर फेज हमेशा कम होता है, वेव की दिशा में चलने पर फेज हमेशा कम होता है। इक्वेशन भी गवाही दे रही है इस बात की, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स ओमेगा टी से और कम हो गया। कौन सा बी किधर लूं, थोड़ा इधर ले लूं, इधर और इधर, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पार्टिकल आगे होगा उसका फेज हमेशा कम होगा, कम होगा। ये पार्टिकल है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ए बी सी डी ई, सबसे कम फेज ई का, सबसे फेज ई का, ई से बड़ा डी, डी से बड़ा सी, फिर की दिशा में चलने पर फेज हमेशा कम। क्लियर है? चलो, तो भैया कौन सा उत्तर आएगा इसका, ए और डी। बढ़िया सवाल है, रिवीजन करने योग्य सवाल है, क्योंकि काफी बातें इसमें काम की है। हिंदी में एक वाक्य लिख लो, वेव की दिशा में चलने पर फेज हमेशा कम होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, phase always decreases. In the direction of propagation of wave, phase always decreases. बोलो क्या टकाटक है मामला, शुरू करें हम नई पढ़ाई। चलो, आज की कक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों, मस्त तरीके से एक एक बात सुनना, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। हैंग डालो, स्टेशनरी वेव लगा दो, 2024 आना ही है, स्टेशनरी वेव। 3 लेक्चर 4 लेक्चर चलने दें, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक को इस पे सवाल बहुत जरूरी है। स्टेशनरी वेव, तो साहब ये अब स्टेशनरी वेव पढ़ाओगे तो अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, अभी तक पढ़ा रहे थे प्रोग्रेसिव वेव। तो पहले गुप्ता जी अंतर तो बताओ प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव में। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, एनर्जी लगातार आगे से आगे आगे से आगे इनफाइनाइट चलती जाती है, जैसे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, मेरे मुंह से जो ऊर्जा निकल गई ये आगे आगे सभी दिशाओं में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, कोई किसी बाउंडेड रीजन में नहीं है। पर अब हम पढ़ेंगे, जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग है, ये गिटार की स्ट्रिंग 2 कोनों में बंधी हुई है, सुनना आप और बड़े तरीके से सीखना। ये गिटार की स्ट्रिंग, गिटार देखा आपने, दोनों तरफ से वो कसा हुआ है। अब आपने क्या किया, बीच में से प्लग किया और छोड़ दिया। आप इमेजिन करके सोचिए कैसा करेगा, ऐसे ऐसे नाचेगा नहीं, कैसे आप बाकायदा देख भी सकते हैं, टाइट वायर को बांध के थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इस तरह से नाचेगा। तो हो क्या रहा है, सुनना भी बट जबरदस्त फिजिक्स है। जैसे ही आपने इसको प्लग करके छोड़ा, एक डिस्टरबेंस बना जो इधर भागा, एक डिस्टरबेंस बना जो इधर भागा, दोनों दीवार से टकराकर वापस आए, और जब ये आपस में जाके सुपर इम्पोज होंगे तब एक नई परिस्थिति बनेगी जिसे बोलते हैं स्टेशनरी वेव। परिभाषा संभालिएगा, when two waves having same frequency traveling in the opposite direction superimpose each other, then क्या बनती है, स्टेशनरी वेव। परिभाषा क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम,
अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी, तो गुप्ता जी ने वेव ऑप्टिक्स में सिखाया था सोर्सेस कैसे, कोहेरेंट, एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो सर डिफरेंट एम्पलीट्यूड की बनती है तो नहीं बनेगी, बनेगी, वो पार्शियल स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है केवल कंप्लीट स्टैंडिंग, मतलब एम्पलीट्यूड सेम, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये तीन शर्तें हैं तो उसके बाद जब इनमें सुपर इम्पोज होगा तो भैया जो वेव बनेंगी उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव। कैसी बनती हैं, नोड कौन, एंटी नोड कौन, सब आएगा, चित्र बनाते जाइए। तो अच्छा, जो एनर्जी अब बताओ बाउंड हो गई, कहां बाउंड है, इन दो किनार में, ना यहां से आगे जा रही है ना यहां से आगे जा रही है, दैट्स व्हाई स्टेशनरी वेव एनर्जी इज बाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन अ पर्टिकुलर रीजन, इसलिए इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। अभी कुछ समय बाद जब इसका चित्र बनाओगे तो ऐसा आएगा, ये देख, ये देखिए ऐसे रस्सी वाइब्रेट करेगी। अब क्या अंतर होता है प्रोग्रेसिव वेव और इसमें, गणित के अंतर क्या है, इक्वेशन में क्या अंतर है, सवाल में क्या अंतर है, तो अगले 3 लेक्चर में यही चर्चाएं चलेंगी। बढ़े आगे, विंडोज बंद है भी पीछे की सारी, ठीक है, हाँ बंदी बंदी रखें। चलो, तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज इज अदर, देन क्या फॉर्म होंगी, स्टेशनरी वेव। तो अब इसका पहले मैं गणितीय एक्सप्रेशन करता हूं बढ़िया सा, उसके लिए मुझे क्या क्या गणित के फॉर्मूले चाहिए वो पहले थोड़े लिख लो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 11वीं में सिखाए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस अल्टा पल्टी कर दो कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह होता है कॉस ए प्लस बी, इसका अलग चलता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें ध्यान दो उल्टे चलते हैं, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, ये दोनों जोड़ा एक साथ याद करो। ये अपन को याद होने चाहिए, इससे फायदा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सवाल में काम आते हैं, पर अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, बातें समझेंगे, तो मैथ्स की जानकारी जरूरी है, फिजिक्स और मैथ्स बहुत आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए चीजें और बढ़िया। सही है, शुरू करो, चलो अब देखते जाना क्या क्या लिख रहा हूं, है ना, जबरदस्ती यहाँ मत बढ़ना। पहली वे मैंने मानी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सब जारी है टकरा के, ये वाली वेव नंबर 1 आगे की तरफ। सोचो दूसरी वेव क्या मानूंगा, होशियारी से बताओ, क्या ओमेगा टी प्लस के एक्स मानूंगा क्या, पुरानी बातें याद करो। अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है आगे तो साइन उल्टे पुल्टे होते हैं, जबकि ये वेव कहां जा रही है, पीछे, तो देखो साइन सेम है। हर बात में लॉजिक से समझोगे तो मजा आएगा कि दोनों वेव का समीकरण, ये वेव नंबर 1 ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स,
जबकि वेव नंबर 2 ट्रेवल नेगेटिव एक्स, ये वेव नंबर 1। चित्र में भी बनाओ, यहां भी लिखो, ताकि रिलेट कर पाओ कि हाँ यार वेव 1 आगे जा रही है पॉजिटिव एक्स साइन अपोजिट, वेव नंबर 2 पीछे जा रही है नेगेटिव एक्स। काम की बातें रिजल्ट सब बता दूंगा, पर वहां तक पहुंचो तो सही। केवल आड़े कट रट क्यों रहे हो कि नोड होता है, एंटी नोड होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई 4 होता है, वो सब सही है, याद करना अच्छी बात है, तो वो सब चीजें देखी अपने आंखों से कि ऐसे काम हो रहा है। तो क्या ये दो वेव समझ में आई? साइन क्यों पलटा बताओ? क्योंकि कंडीशन क्या है, स्टैंडिंग वेव की कंडीशन ही क्या है, दो वेव जो विपरीत दिशाओं में आती हैं उनको सुपर इम्पोज होना है। अब बताओ सुपर इम्पोज क्या लगाओगे, y बराबर y1 प्लस y2, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब वैल्यू रखो और मस्त खेलो, मैथ से भागो मत, उससे थोड़ा सा दोस्ती करो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, भागा भागी मत करो। अब आराम से देखो, इसका किसका फॉर्मूला लगना चाहता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, पीछे से पन्ने पलट के साइन के फॉर्मूले लगा दो। बोल रहे क्या? अच्छा हाँ, चलो अब लगाओ फॉर्मूला लगाओ, साइन ए माइनस बी का, तो ए कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस अल्टा पल्टी कर दो, अल्टा पल्टी समझते हो, अभी कॉस के साथ के एक्स आ रहा था तो साइन के साथ, इसे बोलते हैं अल्टा पल्टी कर दी। ये पहला हो गया। अब दूसरे का लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, कुछ कट रहा है क्या भाइयों? क्या कट रहा है? साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी सेम है बिल्कुल, काट दो, ये दो हो गए, तो इसको लिखो ऐसा 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा, इस स्टाइल में लिखो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव। आप देखो थोड़ी सी अलग है, वो थी आपने इतने दिन सवाल करे, वो सारी इक्वेशन थी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन के अंदर ही ओमेगा टी और के एक्स दोनों आ रहे थे, इसमें अब ओमेगा टी की टर्म अलग है, के एक्स की टर्म अलग है, जबकि उसमें साइन के अंदर ही ओमेगा टी भी था और के एक्स भी। तो ये इक्वेशन देखकर पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सी स्टेशनरी वेव है और कौन सी प्रोग्रेसिव वेव है। ये जो टर्म है ये तो कहलाती है ऑसिलेटिंग टर्म, ऑसिलेट हो रहा है टाइम के साथ, और ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये टर्म एम्पलीट्यूड कहलाती है पूरी, और ये साइन का फंक्शन है जो ऑसिलेट कर रहा है। अब कुछ बातें इंटरेस्टिंग है साहब, यहीं से बढ़िया बातें बननी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, और आधे घंटे पौन घंटे में इसका माहौल पूरा बन जाएगा। अगर आप प्रोग्रेसिव वेव समझें, जो हमने 9वीं 10वीं से पढ़ी, हमेशा देखी, जिनकी बात की गई, ये प्रोग्रेसिव वेव है भाई। इसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होता है, हर पार्टिकल का। चाहे राम होगा तो राम ए ऊपर जाएगा ए नीचे, श्याम होगा वो भी ए ऊपर ए नीचे, बंटी ए ऊपर ए नीचे, घनश्याम ए ऊपर ए नीचे, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। जबकि पहले तो इस चित्र में देखो, गणित से देखो, चित्र से देखो, ये वाला पार्टिकल
केवल इसकी औकात इतनी ही है, इतना इतना। इसकी औकात थोड़ी सी ज्यादा है, इस वाले की औकात सबसे ज्यादा है। ये वाला, ये तो भाई एसएचएम ही नहीं कर रहा, ये तो जीवन भर वही है, जीवन भर वही है। मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में रस्सी का हर कण 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, यहां हर कण का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये चित्र से समझ में आ रही है, गणित से भी आएगी। गणित, जैसे जैसे एक्स बदलेगा ऐसे वैसे इस टर्म की वैल्यू बदलेगी। एक्स कौन है? एक्स है अलग अलग दूरी पर खड़े राम, मोहन, बंटी, घनश्याम। पोजीशन। क्या बात सही है? तो पहला पॉइंट लिखो, इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव the amplitude of each particle is same। हाँ, चाय बहुत कम लाया है। जेनेटिक्स की आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, और ये जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो ये एक स्पेशल आपकी क्लासेस दी जा रही हैं बायो की। ये फीस में इंक्लूड नहीं थी। जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का कहा गया था, तो ये बायो की क्लासेस लग रही हैं, और टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स, और बजरंग शर्मा सर पढ़ाएंगे सुबह 10 से 11:30। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी। जो यहाँ पास रहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं और ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, रूम नंबर 706 में। टॉपिक जेनेटिक्स। वापस पढ़ूं सारी बात। एलाइट में जब कोर्स लॉन्च किया गया था तो केवल उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का वादा किया गया था। ये क्लासेस एक ऑप्शनल दी जा रही हैं अपने बच्चों को, और उसमें जेनेटिक्स पहले टॉपिक लिया जा रहा है। सही है? चलिए, सब सब पढ़ा देंगे। तो ध्यान से सुने, in plane progressive wave the amplitude of each particle is same, but in stationary wave the amplitude of different particles are different। राम का एम्पलीट्यूड अलग है, श्याम का अलग है, बंटी का अलग है। एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट। थ्योरेटिकल प्रश्न आ सकता है, पहले समझ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसमें प्रोग्रेसिव वेव में रस्सी के सब कण ए ऊपर जाएंगे तो ए ही नीचे जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि इसमें उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि किसको कितना ऊपर जाना है। तुम्हारी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं इसलिए बोल पा रहा हूं। अगर कोई नोड पे फंस गया तो वहीं फंसा रहेगा, क्योंकि नोड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जो एंटी नोड बन गया वो मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा, सबसे ऊपर सबसे नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं एंटी नोड। क्या बात क्लियर है? अब मुझे इसके एक बार एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कर देता हूं और एक बार मिनिमम। तो सोचो, मैक्सिमम के लिए कॉस के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो कि होती है +1, प्लस या माइनस दोनों ले सकते हैं। माइनस का मतलब क्या है? वो ऊपर ना जाके नीचे होगा। और मिनिमम कितनी होती है? 0। क्या सॉल्व कर ले? आ जाओ, मैथ्स करके खुद देखना, फिर मैं इसका डायग्राम बना के आपको बताऊंगा और आपको बढ़िया फील आएगी। तो एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड बताओ कितना है, 2a cos kx। अगर मुझे मैक्सिमम करना है तो cos kx की वैल्यू +-1। सर माइनस तो मिनिमम हो गया ना भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है वो। अब बताओ 1 कब होता है, cos की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो cos n पाई, cos n पाई। बोलिए क्लियर है क्या, लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा बताएं, सॉल्व कर लीजिए। n पाई लिखें तो n 0 रखेंगे तो कितना आएगा, सोचो रखो, n 0 रखोगे तो 0, n 1 रखोगे तो cos पाई, cos पाई -1, तो cos से cos कैंसिल, तो kx बराबर क्या आ गया, n पाई। k की जगह बोलो 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई, x की जगह n लैम्डा बाय 2। अब n के लिए रखते जाओ, 0 रखोगे तो 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाय। ये ऐसे पॉइंट हैं जहां का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इन्हें बोलते हैं वेव की भाषा में एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। एक्स कहां से नापेंगे, रस्सी के किनारे से, इसमें नापना है, ये गिटार वाले में यहां से, ये x0 चाहिए, अभी नापेंगे, चित्र में दिखाएंगे। हाँ जी, लास्ट स्लाइड करूं, हाँ और पीछे नहीं, वो सेम एम्पलीट्यूड लिखिए उन दो वेव के, जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड से, सही है, जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड से, उनकी फ्रीक्वेंसी से, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और इनके बाद होकर जो नया कॉन्फ़िगरेशन बना उसे ही तो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। क्लियर है बात, चलो ये वाला में कुछ लिखना है क्या, इसमें लिखना है क्या, जल्दी आओ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बराबर आए। और ऐसे पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड ही 0 है, जिनका एम्पलीट्यूड ही 0 है, उन्हें क्या बोलते हैं पता है, नोड्स, नोड्स। तो cos kx की वैल्यू 0, 0 कब होती है बताइए, 90, लिखें जल्दी आइए। अभी रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट के बाद तो फिर सब चीजें याद करने की हैं, पर वहां तक पहुंच जाओगे तो आपको क्या खुशी मिलेगी कि नहीं यार अपन ने सब चीजें एक बार हाथ से करके समझ के देख ली हैं। cos से cos कैंसिल होगा तो kx बराबर 2n+1 पाई बाय 2, k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कटा तो 2n+1 लैम्डा बाय 4, n की वैल्यू पुट करते जाओ, n 0 रखोगे तो लैम्डा बाय 4, n 1 रखोगे 3 लैम्डा बाय 4, n 2 रखोगे 5 lambda by 4. These position are called nodes. अब ये सब एक ही चित्र में बन जाएगा और फिर वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे हिट टॉपिक यही है वेव्स का। अब देखो वेव कितनी आसान है, अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वेव बेसिक बेसिक है, कुछ पढ़ा नहीं मतलब पढ़ा तो है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ कठिन है। आपने इक्वेशन पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, साउंड वेव की वेलोसिटी पढ़ी, चैप्टर में ज्यादा है नहीं, 5 आर्टिकल है,
सिस्टमेटिक याद कर लोगे। अब जैसे एसएचएम आपके दिमाग में सेट है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है, एनर्जी रिलेटेड टू एसएचएम पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, हो गया चैप्टर खत्म। आप इसको दिन में 10 बार रिवाइज कर सकते हो अगर आपने सटीक 2 पेज 3 पेज के नोट्स बना लिए। सिंपल पेंडुलम को पानी में डुबो दो, कार में रख दो, लिफ्ट में लगा दो, हर चीज अपन ने कर ली। एक वो ब्लॉक को दबाने वाला एसएचएम याद है, तो उसमें अपन ने एक सवाल किया था, आधा डूबा हुआ है और आधा बाहर है, याद है? एक एसएचएम का सवाल किया था स्प्रिंग वाला। चलो अब कुछ कुछ बातें देखना, कुछ कुछ बातें देखो बोर्ड पर। नोड कितना सिमेट्रिकल है, 0 λ/2 के बीच में एग्जैक्ट λ/4 पर है, λ/2 और लैम्डा के बीच में एग्जैक्ट 3 λ/4 है। तो एक बात तो यहां से घुस गई, नोड एंटी नोड अल्टरनेट बनते हैं। ऐसा नहीं है 3-4 नोड बन गए फिर एंटी नोड बनने, देख लो सब गणित कह रही है हर 2 एंटी नोड के बीच में एक नोड फंसा हुआ है एग्जैक्ट बीचों बीच। इसका मतलब नोड और एंटी नोड सिमेट्रिक और अल्टरनेट दूरी पर बनते हैं। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करते हैं कि पार्टिकल कैसे एसएचएम कर रहे होंगे, आपको मजा आ जाएगा। क्या मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नोड एंटी नोड की परिभाषा लिख लो, लिख लो। एंटी नोड, एंटी नोड, those particle which oscillate with maximum amplitude are at the position of antinodes। ऐसे पार्टिकल जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे होते हैं? एंटीनोड्स पर। और आपको याद हो पुराना, जो फिक्स एंड होता है उस पर हमेशा क्या बनता है? नोड। और जो फ्री एंड होता है उस पे एंटी नोड। कारण बता सकते हो? खुद सोच के बताओ। अगर फिक्स एंड है, ये देखो आप, ये फिक्स एंड है, अब ये वाला बिंदु जो यहां बंधा हुआ है ये तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता ना भाई, ये तो दीवार से चिपका हुआ है, मान दिया इसको तो आपने, तो इसका तो ऑसिलेशन कभी होगा ही। इसलिए कहा जाता है फिक्स किनारे पर हमेशा क्या बनता है? नोड। फ्री किनारा हो, फ्री किनारा हो, जैसे रस्सी का आपने एक किनारा तो बांध रखा है और दूसरे किनारे पर एक ऐसे रिंग लगा दी खुला हुआ, तो ये अपने आप ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो फ्री एंड पर हमेशा क्या बनता है? एंटी नोड। फिक्स एंड पर क्या बनता है? नोड। कारण खुद सोचिए कॉमन सेंस से, फिक्स एंड वो वाला बिंदु कभी वाइब्रेट ऑसिलेट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो फिक्स है, इसलिए सदैव वहां पर क्या बनेगा? नोड। और फ्री एंड पर क्या बनेगा? एंटी नोड। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाहता था वो देखिए। इक्वेशन आई थी y बराबर 2kx साइन ओमेगा टी। अब मैं रस्सी का स्नैपशॉट बना रहा हूं। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो। आप सीखना, आप अलग अलग समय पर पेन पेंसिल छोड़ दो और यूं इसके फोटो के आनंद ले लो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने फोटो बनाया t बराबर 0 पे। t बराबर, एक बार रखते जाओ यहां पर, आप मत लिखना मैथ्स, मैं मुझे करने देना। 2a cos kx साइन ओमेगा टी 0, साइन 0, y, देख लो रस्सी बिल्कुल सीधी है। y0 का क्या मतलब है? सब पार्टिकल कहां पर हैं? अपनी मीन पोजीशन पर। देख लो सारे पार्टिकल, राम, बंटी, श्याम, मोहन, घनश्याम, लाला, टाटा, बाय बाय, सब अपनी मीन पोजीशन पे। देख लो सही है, देखते जाना कितनी मस्त मैथ्स आएगी। फिर अब मैंने बनाया, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, बदतमीजी में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने बनाया t/4 पर, कितने पर? देखना क्या बनेगा, y बराबर 2a cos kx साइन ओमेगा की जगह 2π/t, t/4, t से t कटा, 2 से 4 कटा, साइन π/2, साइन π/2 90 मतलब 1। तो बताओ y कितना आ रहा है? 2a cos kx, 2a
मतलब ग्राफ किसका बनना चाहिए? कॉस का। ग्राफ किसका? कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है? ऊपर से। कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है? ऊपर से। ये कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है। कॉस का ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? ऊपर से। ये कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है। क्या देखो, सही बनाया है क्या मैंने? ये कब का चित्र है? t बराबर t/4 पर। देख लो आप। ऊपर से ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि कॉस का ग्राफ आ रहा था। कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से। ये बता सकते हो? ये दूरी 2a है। पूछो क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका 2a है। देख लो। अब t/2 पे बनाना। t/2 पे। अब थोड़े बड़े हो जाओ। t/2 पर। तो ये हो जाएगा t/2। 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, कितना हो जाएगा? साइन पाए। साइन पाए 0। मतलब रस्सी वापस सीधी। रस्सी फिर से सीधी। 0 पे भी सीधी थी, t/2 पे भी। अब 3t/4 पे बनाओ। 3t/4 यहां आ जाएगा। 3t/4 तो ये कटा, ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 वापिस होता है 1। तो ये 1 हो गया। तो वापिस ग्राफ नहीं, कितनी आएगी इसकी वैल्यू? वापिस करो। 3t/4 रखो तो 200 270। 270 मतलब कितना? 1 या -1? -1। 1 नहीं, -1। नहीं आया? करके दिखाओ। सर मेरी बहुत हालत खराब है। अरे कोई दिक्कत, मैं खड़ा हूं ना। साइन 270 कौन सा कोऑर्डिनेट जाएगा? थर्ड में। थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो -1 आएगा। -1 आने का मतलब ग्राफ माइनस कॉस का आएगा। माइनस कॉस कहां से? नीचे से। माइनस कॉस। ये देखिए, ये कब की? 3t/4। और वापस t पर रस्सी फिर से सीधी। अब आप देखना मैं क्या बताना चाहता था। ये मैं कोई नहीं पूछ रहा, आप मत उलझिए, इस चित्र से समझिए। पहली बात है, जो अलग अलग कलर बनाए गए हैं, ये अलग अलग क्षण पर रस्सी है ना? अब आप देखना, ये वाले जो पार्टिकल थे t/4 पर यहां थे, बताओ ये कहां आना चाहते हैं अब? नीचे। कहां आ रहे हैं? नीचे। ये वाला पार्टिकल देखो, ये तो भाई जीवन में कभी हिला ही नहीं। पता है ये कौन है? नोड। 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 ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा नीचे, एंटी नोड। ये वाला एंटी नोड। एंटी नोड। एंटी नोड। देख लो। और सुनना, ये वाला पार्टिकल यहां है, अगले क्षण पे कहां जाना चाहेगा? अपने मीन पोजीशन की तरफ। ये वाला कहां आना चाहेगा? नीचे। पीला वाला कहां जाना चाहेगा बताओ? पीला वाला ऊपर। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको समझाता हूं। मुझे 2 थ्योरेटिकल सवाल समझाने थे। देखो, ये कहलाता है एक लूप। ये है क्या? लूप। ये पूरा, ये देखो, दो नोड के बीच की दूरी को बोलते हैं लूप लेंथ। क्या बोलते हैं? इन बीच के सारे पार्टिकल एक जैसे काम कर रहे हैं। देखो, सबके सब कहां आ रहे हैं? नीचे, सेम फेज में। इसलिए एक वाक्य लिखा आता है, दो नोड के बीच के सभी पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट करते हैं। सेम फेज का मतलब समझते हो? सब एक साथ नीचे आना या सब एक साथ। परंतु किसी आजू बाजू नोड के पार्टिकल अपोजिट फेज में है। इस नोड के आजू पार्टिकल कहां जा रहे हैं? ऊपर। इस नोड के बाजू पार्टिकल कहां जा रहे हैं? नीचे। इनके बीच में फेज है 180। स्टेशनरी वेव में 2 ही फेज डिफरेंस होते हैं, या तो 0 या 180। प्रोग्रेसिव वेव में बताओ, बहुत सारे होते हैं ना यार। कोई a/2 पर है, कोई a/√2 पे, कोई 90 पे, कोई 180, कोई 270, कोई 320, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है भाई? या तो पाई होगा या 0 होगा। पाई कब होगा बताओ? दो नोड के
एक नोड के आजू बाजू और दो नोड में एक ही लूप के अंदर सभी पार्टिकल का फेज है। रुक जाता हूं, कहीं तसल्ली, कहीं जल्दबाजी नहीं। एक लूप दिखा, दिस इज कॉल्ड लूप लेंथ। क्या कहते हैं इसे? लूप लेंथ। ये लूप लेंथ। अब सुनना, एक लूप में सभी पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं, जबकि कॉन्जिक्यूटिव लूप में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आजू बाजू में कितने का डिफरेंस? 180। अब दूरियां बताना, ये नोड, दो नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। सर ये कहां से लिया आशीष सर? ये आपकी देखो पीछे गणित लिखी हुई है सारी, ये देखो, ये सब गणित लिखी हुई है। अपनी गणित कहां गई? ये देखो, जीरो पर क्या बन रहा था? एंटी नोड। देख लो, जीरो पर एंटी नोड, आप खुद देखो, जीरो पर एग्जैक्ट एंटी नोड बन रहा है, देख लो आप। जीरो वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। गणित कितनी मस्त चल रही है। नोड बताओ कहां बन रहा है? नोड, यहां नोड है λ/4 पर। वापस अगला λ/2 पर। बना लीजिएगा। डायग्राम बना लीजिए और 5 मिनट बात कर लेते हैं। कोई मन में आपके सवाल आ रहा हो तो पूछ लो। एक बार वापस से सुनते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आए। ये स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट समझे क्या होता है? स्नैपशॉट होता है किसी एक समय फोटो। एक बार रस्सी का फोटो लिया t = 0 पर, एक बार रस्सी का फोटो लिया t/4 पर, एक बार t/2 पर, एक 3t/4 पर। ये रस्सी के स्नैपशॉट हैं, जिससे आपको पता चल रहा है t/4 पर ये सब पार्टिकल ऐसे ऐसे थे, अगले ही क्षण ये कहां आना चाहते हैं? नीचे। कोई भी सवाल मन में आ रहा हो पहले लिख लो, फिर आप मेरे से पूछना। ये वाली मैथ्स कोई काम की नहीं है, ये सब हटा दो, इसका कोई उपयोग नहीं है। खामखाम बहुत मैथ्स में अपन को उलझना नहीं है, पर बात क्लियर होनी चाहिए। कॉस का ही ग्राफ क्यों बनाया, ये क्लियर हुआ? क्योंकि वो टर्म क्या आ रही थी? 2a cos kx। कुछ बिंदु तो भाई ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप देखो भाई, ये जीवन भर यही है, ये कहीं हिल ही नहीं रहा। ये कहलाता है नोट्स। रस्सी ऊपर नीचे हो गई, सारा तामझाम ऊपर नीचे हो गया, पर ये वाला पार्टिकल हिला ही नहीं। दूसरे शब्दों में पता है क्या बोलोगे? यहाँ डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, याद करो। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। जहां एंटी नोड बनते हैं वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एनर्जी का होता है मैक्सिमा। नहीं, कैसे हिलेगी? सिर्फ इस लूप के अंदर ही तो रहेगी एनर्जी, नहीं जाएगी ना। वो तो दो नोड के बीच में ही एनर्जी बाउंड रहेगी, जब तो एनर्जी क्या हो गई? कन्फाइंड हो गई। एक लूप की एनर्जी एक लूप के पास ही रहेगी, ना इधर से निकलेगी ना इधर से निकलेगी। सही बात है। गिटार वाला उदाहरण दिया था, उसमें फर्स्ट सबसे पहला बेसिक वाला बनाया, तो यहाँ नोड, तो एनर्जी क्या हो गई? उन दोनों बिंदुओं के बीच में कन्फाइंड हो गई। मिटाऊं क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड λ/2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, बट नोड एंड एंटी नोड λ/4। सब काम आएंगे? हाँ। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि गिटार कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक में, थर्ड हार्मोनिक में। ऐसा नहीं बोल सकते कि गिटार का जो वायर है वो पूरा एक लूप लेंथ है, ना ना ना। वो तो डिपेंड करेगा कि गिटार कौन से मोड में, फंडामेंटल मोड में है तो बिल्कुल लूप लेंथ है, और फंडामेंटल लूप में नहीं है तो लूप लेंथ नहीं है, डबल ऑफ लूप लेंथ है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि गिटार कौन सी हार्मोनिक पैदा कर रहा है।
और बताइए, कोई मन में प्रश्न आ रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी आ रहा हो, पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं। नोड को पहचानिए, एंटी नोड को पहचानिए। एंटी नोड देखो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट 2a ऊपर 2a नीचे। वो मैंने बोली थी, वो बताओ। विद इन द सेम लूप, इसी लूप के अंदर सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, जबकि कॉन्जिक्यूटिव लूप में अपोजिट फेज। आप देख लो ना, पीले वाले से कंपेयर कर लो, पीले के इधर पार्टिकल नीचे है, ये ऊपर है। इसमें देख लो हमेशा आजू बाजू में क्या होगा, अपोजिट फेज। हाँ ना ना, ये क्यों होगा, कुछ भी हो सकता है, चार बन सकती है, जरूरत ना साइन साइन हो। यहाँ कॉस हो सकता है, ये दोनों कॉस हो सकते हैं, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ना होकर के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकता है। चार फॉर्मेट बन सकते हैं। यहाँ उत्तर कॉस साइन, दोनों कॉस भी हो सकते हैं, दोनों साइन भी हो सकते हैं, यहाँ साइन यहाँ कॉस, कुछ भी संभव है, सब बदल जाएगी। पर नोड एंटी नोड के जो दूरियां हैं वो नहीं बदलेंगी, सब कुछ वही रहेगा। बस जहां x बराबर 0 पर यहाँ एंटी नोड बन रहा है, हो सकता है इक्वेशन चेंज हो जाए, पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, नोड बन जाए। ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, फिजिक्स यही रहेगी। और बोलिए, बढ़ चले, लिखो पहला पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड lambda by 2, distance between two successive nodes lambda by 2, distance between two successive antinode, successive antinode lambda by 2। अगला, distance between two consecutive node and antinode, node and antinode is lambda by 4। बोलो सही है, देख लो, बढ़े आगे। अब ये वाला पॉइंट लिखो, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, between two consecutive node all particles vibrate in a same phase। बस केवल एक बात लिखो, दोनों बात लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, अगर वो बोले नोड के आजू और नोड के बाजू तो अपोजिट फेज। दोनों बातें लिखोगे ना और दोनों बातें याद करोगे, सब मिक्स हो जाएगा। एक बात लिखो कि दो नोड के बीच में सभी पार्टिकल एक फेज में। आप तो देख लो, दो नोड के बीच में सब पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, सब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर। सेम फेज का मतलब यही होता है। आप सेम फेज की फील समझो, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये। सेम फेज का मतलब क्या होता है दुनिया में, सेम फेज का मतलब होता है जैसे दो लोग हैं, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा, एक साथ नीचे, ये सेम फेज कहलाता है। ये सेम फेज है, इसका मतलब ही सेम फेज होता है, ये सेम फेज है। जैसे ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेम फेज में होती है, होती 90 डिग्री पर है, ये भी कमाल है 90 पर एक साथ जीरो, एक साथ मैक्स, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्स। देखो आप, 3 बार आया नीट में सवाल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है कितने पर, 90 पर। देख है 90 पर फेज सेम है। देखो फेज सेम का मतलब एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा, है 90 पर फेज डिफरेंस 0 है। तो सेम फेज का मतलब समझो ना। कोई बोले सेम फेज का क्या मतलब है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ जीरो, एक साथ -a, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस, ये कहलाता है सेम फेज। दिस इज सेम फेज।
दोस्ती बोले तो सेम फेज में होती है। दोस्ती का मतलब ही क्या होता है कि यार आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपका कोई किसी को लेकर परसेप्शन, वो आपकी सेम थॉट प्रोसेस से मिलता है, तभी तो दोस्ती होती है। दोस्ती का मतलब भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मीन्स हैप्पीनेस। अब जैसे आप माता पिता के साथ गए, अब तो खैर अब आपकी उम्र नहीं रही, बचपन में जब छठी सातवीं आठवीं में होते थे, जब पापा जी ले जाते थे स्कूटर में बैठा के, कि शाम को किसी घर ले गए, पापा जी के दोस्त थे ऑफिस के, वहां चले गए खाना खाने सब लोग फैमिली के साथ, तो ठीक है, पापा पापा गप्पे लगा रहे हैं, मम्मी किचन में चली गई उनके साथ हेल्प कराने कि हाँ भाई चलो खाना साथ में अपन, फिर आप उनके बेटे के साथ गप्पे लगा रहे हो, जो भी है ना। अब आप सुनना, अब भाई क्या कह रहा है, आप उसके कमरे चले गए, भाई कह रहा है क्या तुझे पता है जो अपनी इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई पहुंच गई है, इस कारण जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है, और इसलिए जो क्रूड ऑयल है ना उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, इसके कारण जो लॉसेज है ना उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको भैया क्या हो रहा है ये भाई। और जैसे ही दूसरा थॉट सोचो, क्या तुझे पता है कि विराट कोहली और अनुष्का का चक्कर चल रहा है? तुझे पता है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में वापस कैप्टनशिप, आपने ये बातें करी, आप सुनो इसके पीछे फिजिक्स, इसका मतलब क्या है, आपकी जो ट्यूनिंग, आपकी जो फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है वो आगे वाला भी वैसे ही सोच रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, मैच। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब सैनिक पुल से गुजरते हैं तो कहा जाता है भैया कदम ताल छोड़ दो, क्योंकि अगर कदम ताल से चलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन और जो पुल के पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है मैच कर गई, तो एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाएगा, पुल टूट जाएगा। बोलने से, आवाज निकालने से, चिल्लाने से कांच का ग्लास टूटता हुआ देखा हो आपने कभी? कारण क्या है, साउंड वेव की अगर फ्रीक्वेंसी उस कांच के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और कांच का ग्लास चटक जाएगा, टूट जाएगा। ये सब क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ कमरे में रेडियो वेव्स प्रेजेंट हैं, 94.3 की, 92.7 की, 91 एफएम की। जब आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 91 हो जाती है तभी गाना साफ सुनाई देता है। 91.1 पर या 90.9 पर खर 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 कर आवाज आती है, क्योंकि वो ट्यूनिंग पूरी नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मींस हैप्पीनेस। ये सेम फेज है भाई, सेम फेज, एक साथ ऊपर, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस। बोलो क्लियर है? चलो आगे आओ, लिखो, हैंग डालो। मोड ऑफ वाइब्रेशंस, mode of vibrations in a string, mode of vibrations in a string, mode of vibrations in a string, heading डालो, mode of vibrations string, case 1, case 1, when both ends are fixed, when both ends are fixed। अब देखो, अब काम की चीजें चालू हो गई हैं भाइयों, यहीं से सवाल फंसता है, इसलिए अलर्टनेस ज्यादा, थोड़ा सा सीरियसनेस ज्यादा। बोर्ड पे देखें, बंटी नहीं, देखो ये रस्सी, ये दोनों दीवारों के बीच में बंधी हुई है, यहां तो फिक्स है, नोड ही बनेगा, यहां फिक्स है, नोड ही बनेगा, नोड ही बनेगा, अल्टरनेट ही नहीं है। क्यों फिक्स है? फिक्स में हमेशा क्या बनेगा, नोड। अब बताइए, सबसे मिनिमम से मिनिमम दूरी एक लूप बने, एक लूप बने, मिनिमम दूरी नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय, क्या हो सकता है, यहां नोड ही बनेगा, यहां नोड ही बनेगा। अब एक लूप ना बन के दो लूप बन जाए, ये दो लूप बन गए। यहां नोड ही बनना है, यहां नोड ही बनना है, अब तीन लूप बन जाए। ये देखिए, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा होंगी, अलग अलग तरह की आवाज आएगी। अब आप तीनों को मैं डिराइव करके दिखाता हूं, एक दो, तीसरा आप खुद करना, मस्ती से देखो, जूम कर दिया। ये सबसे फंडामेंटल मोड है, सबसे छोटा,
इससे कम तो संभव ही नहीं है। दो नोड के बीच में एक एंटी नोड तो बनाना ही पड़ेगा। और देख लो अपने आप बन गया, देख लो कितनी सेट बढ़िया हुआ है, देख लो एंटी नोड वाले का वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, सब बिल्कुल सेट है। अब बताओ रस्सी की लंबाई एल, बताओ एल किसके बराबर, लैम्डा बाय 2। तो बताओ लैम्डा कितना आया 2L। आराम से खुद डिराइव करना, V बराबर एफ लैम्डा, एफ चाहिए V बाय लैम्डा, तो V लैम्डा 2L, तो 1/2L V रस्सी है, रस्सी T बाय म्यू, रस्सी T बाय म्यू। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। इससे कम मोड वाइब्रेशन का संभव ही नहीं है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट हार्मोनिक लिखना शुरू करिए, एक डिराइव करके खुद देखिए, तो क्या होगा परीक्षा में भूल भी जाओगे ना, 10 सेकंड 15 सेकंड में डिराइव कर सकते हो और छोटे छोटे सवाल तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ये सबसे छोटा मोड है, इससे छोटा मोड संभव नहीं है, क्योंकि दो नोड के बीच में मिनिमम दूरी λ/2 तो रखनी ही पड़ेगी। प्रोसेस समझ लो, V बराबर एफ लैम्डा, एफ बराबर V बाय लैम्डा। V रस्सी, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल अभी बताएंगे, वो डिपेंड करेगा कि भैया दोनों में ऑड हार्मोनिक बन रहे हैं या इवन बन रहे हैं या दोनों बन रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सही है, और ये भी बताएंगे कि किससे सुरीली आवाज निकलेगी। सही है, अभी सब आ जाएगा, चिंता मत कर, जो तेरे पढ़ा हुआ ना पिछले साल उतना तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, चिंता मत कर। हाँ हाँ बिल्कुल, उतना सब आएगा, चिंता मत कर। क्या बात क्लियर है क्या? दूसरा खुद डिराइव करेंगे क्या? एक मैं और डिराइव करके दिखा रहा हूं, ये देखो, एक डिराइव करके और देख लो, फिर तीसरा खुद करना। घर भी जाके याद करो, तो एक बार चित्र बना के खुद डिराइव करके याद करना, अलग ही आनंद आएगा। केवल सूत्र सूत्र रटोगे ना भाइयों, परेशान हो जाओगे। डायग्राम बना के कर लोगे ना, एकदम मस्त क्लियरिटी आएगी नेक्स्ट लेवल की। अब देख एक और मैं बता रहा हूं, सुनना सब लोग, देखो ये नोड, बताओ यहां नोड, एंटी नोड कैसे होगा, देखो नोड है क्योंकि ये वाला पार्टिकल तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, ये नोड, बता नोड नोड λ/2, बता नोड नोड λ/2। रस्सी की लंबाई तो एल ही रहेगी, बता एल किसके बराबर, ईमानदारी से बता, एल, एल खुद बताओ, बोलो λ/2 प्लस λ/2, तो एल बराबर लैम्डा। अब V बराबर एफ लैम्डा, आशीष सर हमें चाहिए क्या, बेटा एफ चाहिए, ओके सर V बाय लैम्डा, लैम्डा पुट कर दे, ओके सर, एफ बराबर V बटे एल, इसको 2 से गुणा करो, 2 से भाग दे दो, 2 से गुणा 2 से भाग, कारण क्या है, हमें हर उत्तर V/2L में चाहिए, V/2L में चाहिए, तो 2/2L √T/μ, इसे कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। और हार्मोनिक के बाद जो पहली आवाज आती है उसे कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन। बहुत सरल है, आधे घंटे में आप चारों निकाल सकते हो। कल क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप भी आएंगे, सब खटाखट कर सकते हो, और चारों एकदम टेबल बनाकर बढ़िया उसको समझ के याद कर लेना, एकदम तैयार हो जाएगा। ये 2 से गुणा भाग किया क्योंकि मुझे सारे उत्तर V/2L के फॉर्म में चाहिए, फंडामेंटल के रूप में। ये आगे का नंबर ही बताता है कौन सा हार्मोनिक है, ये नंबर क्या नंबर है बताओ, 2 सेकंड हार्मोनिक, फिर आएगा 3 थर्ड हार्मोनिक, और ओवरटोन में तो बहुत आसान है,
हार्मोनिक के बाद जो भी आवाज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरटोन। क्या बढ़े आगे? तीसरा खुद डिराइव करेंगे, खुद कर लो ईमानदारी से। जो आगे गणित का नंबर है वही हार्मोनिक की संख्या बताता है। जो आगे गणित का नंबर है वही हार्मोनिक की संख्या बताता है। अब ये नोड नोड ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, रस्सी की कुल लंबाई L, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा 2L/3। ये सब काम भी आएंगे बीच बीच के, केवल अंतिम उत्तर याद करने से कुछ नहीं होगा। ये बीच की बात काम आ जाएगी कि 3 लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। अब तुझे पता हो 2 लूप बन रहे हैं तो ऊपर 2 आता है, ये ऐसी तो समझ में आएगा। एक लूप बना, एक आया, वो कह देगा रस्सी इज वाइब्रेटिंग इन 5 लूप्स, तो तुरंत 5 लिखना आना चाहिए। ये डिराइव करेगा तभी तो बातें निकल के आ रही हैं। अरे हाँ यार, एक लूप उत्तर में एक, 3 लूप 3, 2 लूप 2। अब बताइए v बराबर एफ लैम्डा, तो एफ बराबर v बाय लैम्डा। v की जगह लैम्डा की जगह 2L/3, तो ये आया 3v/2L, 3/2L v t/म्यू। जो गणित का नंबर वही हार्मोनिक। बताओ हार्मोनिक थर्ड। ओवरटोन तो कायदे से चलती है, फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन पूरे नियम कानून फॉलो करेगी, कायदे से चलेगी, गिनती जैसी 1 2 3 4। ओवरटोन में कोई नाटकबाजी नहीं। और जो गणित का नंबर वही हार्मोनिक, ऐसे याद करना। जो आगे गणित का नंबर वही हार्मोनिक, और ओवरटोन में कोई नाटक नहीं। अब बताओ, अगर रस्सी फिक्स है दोनों तरफ से, तो क्या उसमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक बन रही हैं क्या? बताओ सर, कैसे पता? मुझे नहीं पता सर, खुद देख लो, खुद देखो। फर्स्ट हार्मोनिक भी है ऑड, सेकंड मतलब इवन, थर्ड मतलब ऑड, इवन भी ऑड भी, इवन भी ऑड भी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो रटी होनी चाहिए v/2L। इस पे सवाल आया हुआ है फंडामेंटल पर, v/2L। आज घर जाके अगले 3 दिन जरूर पढ़ना। स्टेशनरी वेव हाई वेटेज टॉपिक है। सवाल चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आप देखो, एक आपने प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पढ़ी, एक दिन इंटेंसिटी पावर पढ़ा, एक दिन पढ़ा अपन ने फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस। अब अपन आ गए स्टेशनरी वेव पर, एक बचा है बस बीट्स। बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं, लाउडनेस, क्वालिटी, पिच, सब पढ़ा दूंगा एक दिन में। और छोटी छोटी बातें हैं सारी। लाउडनेस, लाउडनेस मतलब होती है इंटेंसिटी, जो अपन तेज चिल्ला रहे हैं, लाउडनेस। पिच, पिच होती है मेल वॉइस फीमेल, पिच में अंतर है, फ्रीक्वेंसी का अंतर है। एक होती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है भाई? दो अलग अलग सोर्स हैं, एक गिटार बज रहा है, एक कोई पियानो बज रहा है, और आप आवाज सुनकर भले ही दोनों की लाउडनेस सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, फिर भी आप क्या पहचान सकते हो कान से कि हाँ यार, दोनों की आवाज में मधुरता अलग अलग है। वो कहलाती है क्वालिटी वेवफॉर्म्स। तो हमारे कान ना, आप सोचो हमारे कान, क्यों ये 3 टर्म आई? हमारे कान ना साउंड को 3 तरह से पहचानते हैं, सोचना। वो एक कस्टमर के लिए उदाहरण दिया था, हेलो, हाँ, मन खुश हो जाती है, फीमेल वॉइस पहचान लेते हो। एक धीरे और एक तेज,
एक धीरे आवाज, एक तेज आवाज, वो भी कान पहचान लेता, हाँ या तेज चिल्ला रहा है, लाउडनेस। एक मधुरता, दैट इज क्वालिटी। दो सोर्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर भी कान पहचान सकता है, अरे यार दोनों का जो सोर्स है वो अलग अलग है, वो कहलाता है क्वालिटी वेव फॉर्म। पढ़ेंगे, क्या ये बात क्लियर है? ये क्या हुआ? फिक्स एट बोथ एंड्स। अब लिखो अगला। क्लास अभी कहां टाइम है? अभी तो केस 2 हो गया समय 6:40 पर ही है। चलो ठीक है, कल पढ़ लेंगे। कल होमवर्क दूंगा इसका, मॉड्यूल देना, 10-12 सवाल आज कल है। लिखो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4, कॉन्सेप्ट बिल्डर 4 पूरा, कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 पूरा। कल चेक करूंगा कॉपी में, रफ पन्नों पे ध्यान रखना, अब छोड़ूंगा नहीं, डंडा लेके आना पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 2, और जिसने कहा कि मैंने कर लिया भैया बोर्ड पे आ जा तुरंत। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, 3 और 4, सही है क्या? ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्डर पूरे पूरे। इसमें कुछ करेक्शंस भी हैं, आपके आंसर आ जाए हाँ सर सही, पूछ लूंगा कौन सा गलत है, मुझे पता है कौन सा करेक्शन है इसमें, इसलिए जबरदस्ती हाँ मत मिलाना। चलो साहब, धन्यवाद। कल आगे पढ़ेंगे। कल बजाएंगे। नहीं, सोनोमीटर पढ़ना है भैया, सोनोमीटर ही तो है, पढ़ेंगे। किसका मॉड्यूल है? हाँ हाँ, एक्स बदलता जाएगा, इंक्रीज नहीं, एक्स बदलता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हो रही है ना। हाँ हाँ, उससे क्या फर्क पड़ना है? अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। ये ये कॉस के एक्स, ये कॉस अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1, और कम से कम कितना हो सकता है? वो अपने दोनों ले तो लिए, अब इसमें सारे पॉइंट आ तो गए। अब इसमें तो ये कहाँ सोचना है कि आगे जाएगा तो के एक्स बढ़ेगा, कॉस के एक्स का, अपने सारी केस ले तो लिए। दो तो संभव है, बता, या तो 1 होगा, या -1 होगा, या क्या होगा, 0 होगा। जब जब 1 होगा बस डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यही तो बोला था तूने भी। हाँ, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों को डबल कर दें, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन और करंट दोनों एक ही बात के लिए पूछता है हमेशा, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों डबल करने पर करंट हमेशा सेम रहता है। क्यों सेम रहता है वो बताऊं तुझे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है NH/AT। ठीक है, अब देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स per यूनिट को मान लिया मैंने n, आई कौन है चिल्ला, न्यू कौन है, बहुत बढ़िया। अब इंटेंसिटी को कर दिया डबल, 2i, फोटॉन्स मुझे पता नहीं कितने मान लिए n डैश, फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया डबल, ये किया, देख आई डबल न्यू डबल, या n बचेगा, तो n डैश बराबर क्या आ गया n। क्या मतलब है इसका बता, नंबर ऑफ फोटॉन्स में कोई फर्क, अगर आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बदले तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलेंगे, तो करंट पे फर्क
तो आंसर है करंट रिमेन सेम, बट फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा और डबल नहीं, मोर देन डबल हो। सही है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सैचुरेशन रिमेन ऑलमोस्ट सेम। यस, क्रॉस किसने लगाया? यस। और मैक्सिमम एनर्जी डबल नहीं, मोर देन डबल। तो आंसर आएगा पहला ट्रू और दूसरा गलत। तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है? नहीं, करंट पे पड़ता है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थोड़ी ना है जो अपन पर। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो इंटेंसिटी के बढ़ने पर करंट बढ़ती है, पर इसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। अब इसी फॉर्मूले में वापस देखना, तो खुद मैं बोल दूं कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो न्यू कट गया। अब बता आई किसके प्रोपोर्शनल? एन के। अब खुद बोल, आई को बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए कहा जाता है इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट बढ़ती है कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। बट इफ आई एंड न्यू बोथ आर डबल्ड देन करंट रिमेन कांस्टेंट। एक बार और समझो। हाँ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल वेरी प्रिडिक्टली, बट वेरिएशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं होता, उसकी 2 ओमेगा हो जाती है। नहीं, उससे वो हार्मोनिक तो है ही, वो फंक्शन तो हार्मोनिक ही है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं रही, कितनी हो गई? डबल हो गई, बस ये कहना चाहते। हाँ, 17 नंबर कहाँ है भाई? ये रहा। मोनोक्रोमेटिक लाइट विद फ्रीक्वेंसी वेल अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज डबल, की वाइल्ड इंटेंसिटी क्या? कांस्टेंट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो जो अपनी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मोर देन डबल हो जाएगा, पर करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर आएगा द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन द सेम। संभव ही नहीं है, गलत है। थर्ड आएगा, गलत है, करेक्शन होगा, करेक्शन। तीसरा आएगा, चले बंद करें? हाँ, तो ये पूछना है, बोल। तो निकल के बाहर तो आ, वहां आऊंगा क्या मैं? ये देखो वहीं बैठा हुआ, सर सर डाउट बता दो।